हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज एक हम नया चैप्टर नंबर 19 का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, जरूर इसे आपको करना चाहिए। क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे एग्जाम में। ये चैप्टर नंबर 19 किसका है? तो एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट में से मॉड्यूल सी का है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल, मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ बैंक फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, working capital finance to bill receivable, guidelines of RBI for discounting rediscounting of bills by bank, trade receivable discounting system, non-fund based working capital limit and RBI guidelines, factoring forfeiting and bank finance to factoring company। और ये सब कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 19 है उसमें। लेकिन आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जहां तक कंप्लीट हो पाएगा कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। तो वर्किंग कैपिटल सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो यदि लास्ट के वीडियो आपने देखे होंगे जो रेशियो से रिलेटेड था, है ना, रेशियो एनालिसिस से, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर नंबर 18 में पढ़ना था, यदि उसे आप सही से पढ़े हैं तब तो वर्किंग कैपिटल आपको यहां बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि नहीं भी पढ़ा है फिर भी कोशिश मैं कर रहा हूं थोड़ा यहां समझाने का, समझे ना? देखिए, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसके लिए आप सपोज करिए कि बैग बनाने का कोई काम स्टार्ट कर रहा है, कोई फर्म है या कोई कंपनी है। ठीक है, ये बैग बनाने का काम शुरू करना चाह रहा है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले उसे वर्क प्लेस जहां बैग बनाया जाएगा या फैक्ट्री कह लीजिए, उसके लिए क्या है कि उसे वो क्या है, फिक्स असेट है। यदि मान लीजिए कि एस्टेब्लिश उन्हें कर दिया, है ना, ये जो फैक्ट्री है या वर्क प्लेस है इसे स्टार्ट कर दिया, शुरू मतलब उन्होंने तैयार कर दिया, तो ये क्या हो गया, उसके लिए फिक्स असेट हो गया। तो फिक्स असेट के लिए हो सकता है कि बैंक से उन्होंने लोन लिया होगा, खुद का पैसा लगाया है, या तो रिलेटिव से लिया है, जहां से भी लिया है, लेकिन एक बार उन्होंने अच्छे ढंग से उसे क्या किया, तैयार कर लिया। तो क्या बैग बनना शुरू होगा सिर्फ इतना कर देने से? नहीं होगा। तो क्या है, ये आपका फिक्स्ड एसेट क्रिएट सिर्फ हुआ है उसके लिए, है ना। अब क्या करेगा, बैग बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, रॉ मटेरियल चाहिए, वर्कर चाहिए। क्या है, बैग बनाने के लिए वर्कर्स भी चाहिए। तो रॉ मटेरियल उसके बनाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, वर्कर के लिए उसके पास कुछ पैसा भी चाहिए, तभी तो हो पाएगा। अब उसके पास कुछ कैश ही नहीं है ना। अब जब ये रॉ मटेरियल उसे मिल जाता है, मान लीजिए कि मिल भी गया उसे क्रेडिट पे उधारी मिल गया रॉ मटेरियल, वर्कर को भी उन्होंने आउटस्टैंड सैलरी को आउटस्टैंड करके और 1 महीना के बाद बोला कि हम पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से उसे क्या है कि बैग तो तैयार हो गया। अब बैग तैयार हो गया, अब वो बैग को सेल आउट करता है। सेल आउट करने के बाद यदि बैग को वो सेल कर रहा है, तो सेल करने के बाद क्या है कि कुछ उसे कैश मिल जाता है, कैश मिल जाता है, और कुछ उसे उधारी पे रह जाता है, मीन्स उसका कोई डेटर्स रह जाता है। ठीक है, कैश सपोज करिए कि मान लीजिए कि 1 लाख रुपया उसे कैश यहाँ पे मिल गया और 50,000 रुपया उसका डेटर्स खड़ा हो गया। तो इस तरह से टोटल उसको 1,50,000 उसका सेल हुआ। ठीक है, तो ये जो सेल हुआ ये क्या है, इसका असेट है ना, करंट असेट है। ये क्या है, आपका करंट असेट है। ये जो 1,50,000 है वो करंट असेट है। यहां मान लीजिए कि 10,000 रुपया इसका कैश था भी, 10,000 रुपया इसका कैश था जो इन्होंने शुरू किया ये काम करने के लिए। तो इस तरह से करंट असेट टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल जो करंट असेट है आपका, करंट असेट टोटल हो जाएगा, एक तो 10,000 और आपका 1,50,000 रुपए, 1,60,000 रुपया आपका करंट असेट्स हो गया। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल यहां मंगाया, यहां मान लीजिए रॉ मटेरियल इन्होंने जो मंगाया 50,000 का रॉ मटेरियल मंगाया। ठीक है, और 50,000 का वर्कर को पेमेंट करने के लिए इसका यहाँ पे कर्जा है 50,000 और 1 लाख रुपया इसका करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी कितना है, 1 लाख रुपया करंट लायबिलिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब खुद के पास इसका 10,000 रुपया ही है तो बिजनेस को चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जब आप ज्यादा मान लीजिए कि ऑर्डर आ गया आपका बैग का, है ना, सेल आपका बढ़ गया, ऑर्डर ज्यादा आ रहा है और आपके पास कैश ही नहीं है, और यहाँ पे उधारी भी ज्यादा लग रहा है, डेटर्स की हम डेटर्स भी ज्यादा हो रहा है, तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से बिजनेस सही से नहीं चल पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर आपको यहाँ पे जो चाहिए वो खुद के पास कैश होना चाहिए, खुद के पास
आपका यदि रॉ मटेरियल की बात करें तो इसका स्टॉक होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए, कैश होना चाहिए उसके पेमेंट करने के लिए। तो इस प्रकार से करेंट असेट आपके पास होना चाहिए। और करेंट असेट यदि है तो कुछ लाइबिलिटीज भी है, करेंट लाइबिलिटीज भी है ना, कुछ आप उधारियां पे भी ले रहे हैं। तो यहां 1,60,000 करेंट असेट आपका हो गया और 1,00,000 रुपया करेंट लायबिलिटी हो गया। इस तरह से जब देखेंगे तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल यदि बात करें, नेट वर्किंग कैपिटल तो 60,000, जब इसका डिफरेंस लेंगे तो 60,000 आपका क्या हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल हो गया। इसका मतलब अभी आपके पास जो कैश के रूप में यदि देखें, कैश या कैश इक्विवेलेंट के रूप में, मींस असेट का साइड आपका ज्यादा है, लायबिलिटीज का साइड कम है, जो कि 60,000 आपका ज्यादा है। ठीक है, और यही कहलाता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या कहलाता है, इसे आप वर्किंग कैपिटल सिर्फ कहिए या नेट वर्किंग कैपिटल कहिए, बात एक ही है। तो जो मैं वर्किंग कैपिटल समझाना चाह रहा था वो समझिए कि जब करंट असेट का वैल्यू ज्यादा है, करंट लायबिलिटी का वैल्यू कम है ना, उसका जो डिफरेंस है वही आपका कहलाता है करंट, वही कहलाता है नेट वर्किंग कैपिटल। ऐसा भी होगा कि करंट लायबिलिटी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, करंट असेट का कम हो जाएगा, तो फिर बिजनेस के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो आप ये अभी समझ गए होंगे कि करंट नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब समझिए जो यहां पे लिखा हुआ है उस चीज को आप समझिए, क्या कह रहा है वर्किंग कैपिटल। वेन एवर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स बिजनेस, जब भी शुरू करता है, अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट, इट नीड्स टू इन्वेस्ट इन करंट असेट which facilitates smooth day to day operations of the business। ठीक है, जब आपने फिक्स असेट लगा दिया, फिक्स असेट्स के बाद आपको बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको क्या है, असेट की जरूरत पड़ती है, जिसे ही क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। समझ में आ गया, करंट असेट्स की जरूरत पड़ती है जिसे ही वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। देखिए करंट असेट्स को वर्किंग कैपिटल डायरेक्ट हम नहीं कहेंगे, जो डिफरेंस होता है करंट असेट और करंट लायबिलिटी का, उसे ही वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं। करंट असेट आर यूजुअली मोर लिक्विड, मोर लिक्विड कहने का मतलब हो गया कि जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, है ना, कैश या कैश इक्विवेलेंट तुरंत कन्वर्ट हो जाए। करंट असेट्स आर मोर लिक्विड बट कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट देन फिक्स्ड असेट। लेकिन अब यहां समझिए, बहुत ज्यादा करंट असेट आपने रख लिया है बिजनेस में, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना जरूरत है उतना ही आपका काम करेगा, बाकी जो है आपका सिर्फ स्टॉक बना हुआ रह जाएगा करंट असेट का, जो कि आपका प्रॉफिट में फायदा नहीं करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपको प्रॉफिट कहां से, फिक्स्ड असेट से ही प्राप्त होता है। करंट असेट यदि आप ज्यादा रख रहे हैं, कैश ज्यादा रख रहे हैं, तो उसका कोई फायदा आपको नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि करंट असेट जितना सही होना चाहिए उतना ही रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके लिए यहाँ रेशियो देखिए दिया है कि इसके लिए आइडियल रेशियो जो होता है 1.33:1 ही होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं उसे, आगे देखिए। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। अभी बताया था मैंने कि वर्किंग कैपिटल कह लीजिए या नेट वर्किंग कैपिटल कह लीजिए। ठीक है, बिकॉज इट्स द डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट असेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस ही होता है वो वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज देखिए कि कितना हमें रखना चाहिए कैश, कितना हमें करंट असेट रखना चाहिए। उसके लिए कहता है कि आइडियल रेशियो फॉर वर्किंग कैपिटल इज 1.33:1। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना आइडियल रेशियो होना चाहिए, इससे ज्यादा और इससे कम आप रखेंगे तो प्रॉब्लम है। ग्रेटर इट रिप्रेजेंट्स लेस यूज ऑफ फंड। आप ज्यादा कैश रख रहे हैं तो आपके लिए क्या है कि ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लेस यूज ऑफ फंड, फंड का यूज नहीं कर पा रहे हैं। इफ इन द बिजनेस एंड लेसर ऑफ इट डेंजर फॉर कंपनी। और यदि कम रख रहे हैं तो कंपनी के लिए डेंजर है। देखिए समझिए क्या होता है ये रेशियो, ये रेशियो आपका करंट रेशियो कहलाता है। करंट रेशियो आपका जो होता है, करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो इज इक्वल टू होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, है ना। और ये जो करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है, इसका वैल्यू बोल रहा है कि 1.33:1 होना चाहिए। इसका मतलब करंट असेट का यदि आप वैल्यू 1.33 रखते हैं तो करंट लायबिलिटी का वैल्यू 1 होगा। ठीक है,
मतलब क्या हो गया कि करंट असेट आप थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मान लीजिए करंट असेट को रख लिए, इसके मतलब कैश जो है आप बिजनेस में रखे हुए हैं जिसका कोई काम नहीं है, आपका काम उतना ही से चल जाता यदि आप 1.33 रखते हैं। इस यदि ये 1 है और इसका 1.33 आप रख रहे हैं तो आपका स्मूथली बिजनेस चलता है। इससे ज्यादा रख रहे हैं तो क्या है, कैश आपका ब्लॉक हो रहा है, करंट एसेट ब्लॉक हो रहा है जिसका कोई यूज आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा यदि आपका करंट एसेट कम रख रहे हैं और लायबिलिटी आपका ज्यादा बढ़ गया है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू कम आएगा। तो वैल्यू जब कम आएगा इसका मतलब लायबिलिटी ज्यादा है, देनदारियां ज्यादा है, तो बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है, बिजनेस फिर चला ही नहीं पाएंगे, देनदारियां आपके लिए ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, इसका मतलब करंट रेशियो का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1.33:1 से 1 ही आइडियल वैल्यू कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स वही चीज को फिर से देखिए, अगले स्लाइड में बोल रहा है कि व्हाट इज करंट एसेट। तो अभी मैंने करंट एसेट बताया ही आपको, अब इसको थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं कि इट इज द असेट ऑफ द बिजनेस विच इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, सोल्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर। कैश कह लीजिए, कैश इक्विवेलेंट मतलब मान लीजिए कि आपका बैंक में कैश पड़ा हुआ है, ड्राफ्ट है, चेक है, कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटी जो तुरंत आप बेच सकते हैं, पैसे उसे आप निकाल सकते हैं, ये सब क्या है, कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। तो ये सारी चीजें जो 1 साल के अंदर आप कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे ही करेंट असेट बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस और टोटल वर्किंग कैपिटल। मैंने बताया था कि जो करेंट असेट होता है उसे आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और टोटल वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, और नेट वर्किंग कैपिटल तो मैंने बताया कि डिफरेंस होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का, लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और टोटल वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, करंट एसेट्स को ही कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए कि करंट एसेट में क्या क्या आएगा। तो कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है, कैश एट बैंक, बैंक में जो कैश है, चेक्स है, ड्राफ्ट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, मान लीजिए गोल्ड है जो तुरंत आप बेच सकते हैं, मार्केटेबल मतलब जिसकी मार्केटेबिलिटी ज्यादा हो, है ना, डिमांड ज्यादा हो, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आपका कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है, जो करंट एसेट का पार्ट है। बिल रिसीवेबल, है ना, बिल रिसीवेबल्स मींस क्या होता है कि आपने उधारी पे दिया है, गुड्स को उधारी पे दिया है, उन्होंने बिल रेज करके आपको दे दिया एक्सेप्ट करके, तो बिल रिसीवेबल है जहां से पैसा आपको मिलना है। डेटर्स है ना, इनवॉइस आपने इशू किया है, इनवॉइस जो है, इनवॉइस मतलब डेटर से उधारी आपने दिया है, उसके बदले क्या किया है, इनवॉइस आपने इशू किया है, तो वो क्या है, आपका डेटर्स हो गया। इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल हो गया आपका, इन्वेंट्री किसे कहता है, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। तो ये सारे क्लोजिंग स्टॉक है जो लास्ट में आपका गुड्स बच गया है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस वैसे खर्चे जो पहले आपने कर दिए हैं लेकिन उसके बदले आपको उसका सर्विस नहीं मिला है ना, तो क्या है, ये भी आपके लिए एसेट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, ये सारे आपका करंट एसेट का पार्ट बनता है। ठीक है, तो करंट एसेट पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी की बात करें तो क्या होता है, ये देनदारियां है करंट एसेट के जैसा। 1 साल में जिस तरह से कैश और कैश इक्विवेलेंट में चेंज होता है करंट एसेट, उसी तरह से करंट लायबिलिटियां है जो 1 साल, करंट लायबिलिटी है जिसे 1 साल के अंदर पे करना होता है। ठीक है, देखिए current liabilities are short term obligations that are expected to pay within 1 year, 1 साल में उसे पे करना है। when bank short term borrowing, है ना, शॉर्ट टर्म बोरोविंग बैंक से आपने ले लिया, उधार लिया है, फ्रॉम द बैंक इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट लायबिलिटीज, देन इट इज कॉल्ड अदर करंट लायबिलिटी। देखिए समझिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो करंट असेट हो गया, जितने भी आपके देनदारियां हैं जो 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं वो करंट असेट, सॉरी करंट लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जैसे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आपने बैंक से लिया हुआ है जो 1 साल के अंदर देना है, ये भी आपका करंट लायबिलिटी का पार्ट है। यदि आप इसे हटा देंगे करंट लायबिलिटी में से, कौन सा पार्ट, कि जो बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए आपने उधार लिया है, तो यदि आप उसे हटा देते हैं करंट लायबिलिटी से, तब कहलाता है अदर करेंट लायबिलिटी। समझिएगा, इससे आगे इसका काम है, क्या कहलाता है, अदर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया, मींस क्या है, करंट लायबिलिटी में से बोरोविंग्स का पार्ट, जो शॉर्ट बोरोविंग्स आपने बैंक से लिए है, उसे हटा देने से अदर करंट लायबिलिटी। अब एग्जांपल देखिए करंट लायबिलिटी का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे आपके होने हैं लेकिन आपने किए नहीं है, उसको आउटस्टैंड करके रखा है, मींस आपका अभी खर्चा
होना है, बिल पेबल आपको पे करना है अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है, क्रेडिटर्स आपका है। अब देखिए ये दोनों में क्या अंतर है, ये मैंने बताया था कि जब बिल रेज किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो आपका यदि उसके माध्यम से आप वो बिल्स रेज किया गया है, आपके क्रेडिटर्स ने बिल रेज किया आप पे, तो वो बिल को पे करना है, तो बिल पेबल। और यदि बिल नहीं रेज किया है, डायरेक्ट सिर्फ इनवॉइस वगैरह है, तो वो आपका क्रेडिटर सिर्फ कहलाता है, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंसेस मींस वैसे खर्चे जो एक्रूड हो चुके हैं लेकिन अभी आपने नहीं किया है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओवरड्राफ्ट आपने लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स लिया हुआ है कहीं से बैंक से। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट जो आपने मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लिया हुआ है, उसके लिए इंटरेस्ट पे करना है, तो वो भी इंटरेस्ट क्या है, 1 साल के अंदर ही पे करना है, तो ये सारे करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं ऊपर में, बस वही सब चीज यहां लिखा हुआ। वर्किंग कैपिटल, जिसे आप नेट वर्किंग कैपिटल कहेंगे, क्या होगा, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये तो आपको समझ में आ गया फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होगा, तो करंट असेट माइनस अदर करंट लायबिलिटीज। तो अदर करंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं, मैंने बताया था करंट लायबिलिटीज में यदि आप बैंक बोरोविंग को, कौन सा बैंक बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बैंक बोरोविंग को यदि आप हटा देते हैं तो आपका अदर करंट लायबिलिटी कहलाता है। इसका मतलब हो गया कि वर्किंग कैपिटल गैप जो होता है करंट असेट में से अदर करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल गैप निकलता है। या तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि करंट असेट्स, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी आप माइनस करिए, लेकिन कौन सा करंट लायबिलिटी, अदर देन बैंक बोरोविंग, बैंक बोरोविंग को छोड़ करके आप करंट लायबिलिटी को माइनस करिए, वही आपका वर्किंग कैपिटल गैप निकल जाएगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स ये, यदि समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल को समझने के लिए आप इस फिगर को समझिए। यहां पे बिजनेस में कैश है आपका, कैश से क्या किया आपने, स्टॉक्स खरीदा, मटेरियल्स खरीदा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद उसे सेल किया आपने गुड्स को, गुड्स को सेल किया तो हो सकता है कि कुछ आपका उधारियां लग गया होगा, या तो फिर डायरेक्ट आपको कुछ कैश भी मिल गया होगा। और कैश मिल गया होगा तब तो ठीक है, डायरेक्ट कैश मिल गया आपको, डायरेक्ट आपका सेल किया, डायरेक्ट आपका कैश मिल गया। या तो आपका उधारियां लग गया जो डेटर्स के रूप में है, और ये उधारियां जो लगा है, ये जो डेटर्स है, ये भी फाइनली आपका कैश में कन्वर्ट होगा, है ना। तो यहां क्या हुआ, यहां हुआ कि कैश का काम जो है वो फिर से सारा काम अपना करने के बाद फिर से कैश में कन्वर्ट हो रहा है ना। ये समझ में आ रहा है कि कैश था आपका, कैश से आपने स्टॉक खरीदा, मटेरियल खरीद लिया, जो भी आप काम कर रहे हैं, है ना, उसके उस चीज का मटेरियल आप खरीदेंगे, बैग बना रहे हैं तो बैग का रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसका प्रोसेस करवाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, फिर उसे सेल करेंगे। सेल करने के बाद आपका क्या है कि कुछ डेटर्स बनेगा, कर्जदार कुछ आपका होगा जो बोलेगा कि बाद में हम पैसा देंगे, तो वहां से पैसा मिलेगा कुछ दिन के बाद, वो भी कैश में आएगा, या तो डायरेक्ट आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप सेल कर सकते हैं कैश में। तो यहां क्या देख रहे हैं कि जब कैश के थ्रू जो काम किया जा रहा है वो फिर से कैश में कन्वर्ट होने में जो समय लग रहा है, यहां से आपका शुरू हुआ और यहां से शुरू होने के बाद फिर से यहां पहुंचने में, फिर से कैश में कन्वर्ट होने में जो समय लग रहा है, इसे ही बोला जाता है, ये प्रोसेस ही क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल बोला जाता है। समझ में आ गया। अब फिर यहां देखिए जो लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि इन अ बिजनेस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, है ना, रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, प्रोसेसिंग, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है उसको, है ना, जिस चीज का भी काम कर रहे हैं। सेलिंग दीज गुड्स ऑन कैश, या तो कैश में या क्रेडिट में आप सेल करेंगे उसे। रिसीव कैश ऑन सेल और एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड, एंड अगेन परचेज रॉ मटेरियल्स इन इज अ नॉर्मल प्रोसेस इन इट, और फिर से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर से वही काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल। इसे आप वर्किंग कैपिटल साइकिल कहिए या सिंपली ऑपरेटिंग साइकिल आप कह सकते हैं। समझ में आ गया, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा लंबा वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा, द लॉन्गर द वर्किंग कैपिटल साइकिल द मोर इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जितना ज्यादा लंबा वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा, मतलब आप जो कैश से स्टार्ट करके फिर से कैश में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है ज्यादा लंबा है,
इसका मतलब ज्यादा समय तक आपको लग रहा है उस चीज को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोसेस करने में, सेल आउट करने में, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी तो चाहिए आपको। तो जितना ज्यादा लॉन्गर आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा, उतना ज्यादा आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। ये तो बहुत आसान चीज है। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बैंक टू असेस द बैंक फिनांस। अब बैंक से लोन लेने के लिए गया है ना, बैंक से लोन लेने के लिए गया है वर्किंग, ये आपका वर्किंग कैपिटल के लिए। तो उसके लिए क्या है कि बैंक वाले को वर्किंग कैपिटल साइकिल को भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस चीज में कितना कितना समय इसे लगता है और कितने समय तक इसे एक वर्किंग साइकिल कंप्लीट होने में लगता है। तो ये सब चीज को देखा जाता है जब लोन दिया जाता है। ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द बैंक टू असेस सैंक्शन एंड मॉनिटर द एंटरप्राइजेज। करंट रेशियो शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। देखिए, लिक्विडिटी रेशियो मींस क्या होता है? दो प्रकार के रेशियो लिक्विडिटी रेशियो होता है, एक करंट रेशियो होता है और एक आपका एसिड टेस्ट रेशियो, जिसे क्विक रेशियो भी कहते हैं, वो भी आता है। ठीक है। तो करंट रेशियो में क्या होता है? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, अभी मैंने बताया ही था। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बैंक फाइनेंस करता है, तो उसे देखना पड़ता है कि करंट एसेट का पार्ट कितना है, करंट लायबिलिटी का पार्ट कितना है। और ये जब देखा जाता है तो ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ऐसे आइडियल वैल्यू कितना है आप बताइए? 1.33:1 होना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि करंट एसेट का वैल्यू हमेशा कम से कम करंट लायबिलिटी के बराबर होगा या तो इससे ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, इसलिए ये सब पॉइंट को आप समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहां तक समझ लिया आपने क्या क्या समझा? वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, ये सब चीज आपने समझ लिया। ठीक है। अब देखते हैं मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ बैंक फाइनेंस। क्या मेथड होते हैं जो बैंक से जब लोन लिया जाता है वर्किंग इसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, तो क्या क्या मेथड है जिसे ध्यान में रखना होता है? तो डिसाइडिंग ऑन द लेवल ऑफ टर्नओवर ऑफ द इंटरप्राइजेज। टर्नओवर कितना है उसका, सेल कितना कर रहा है, टर्नओवर कितना है, उस चीज को देखा जाता है ना। देखिए, अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन एक टर्नओवर भी है जो टर्नओवर के आधार पे देखा जाता है, तो उसे आप समझिए। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज, यदि पहले से चल रहा है बिजनेस, पहले से ही चल रहा है उसका, तब तो ठीक है। उसका जो द पास्ट परफॉर्मेंस इज यूज्ड एज अ गाइड टू मेक एन असेसमेंट ऑफ नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। तब तो पिछले साल में जो उन्होंने सेल किया है, जो उसका टर्नओवर रहा है पिछले 2 साल का, 3 साल का, जो भी है, तो उसके आधार पे तो आसानी हो जाएगी कि हाँ कितना सेल इसका रहता है, कितना टर्नओवर रहता है, उसके आधार पे हम लोन उसे दे सकते हैं असेस करके। लेकिन इन केस ऑफ न्यू इंटरप्राइज, यदि नया ही है, बिजनेस ही शुरू किया है नया, तब तो पिछला उसका कोई रिकॉर्ड रहेगा नहीं। दिस इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रपोज्ड मार्केट शेयर, कितना उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस चीज को देखा जाएगा, उसे एनालाइज किया जाएगा। मार्केट में शेयर कितना है, मार्केट में उस चीज का कितना डिमांड है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कितना उसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है ना। इंडस्ट्री, जिस चीज का काम कर रहा है उस इंडस्ट्री में क्या नॉर्म्स कहता है, ये सब चीज को देखते हुए, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, न्यू इंटरप्राइजेज को क्या किया जाएगा, एसेस किया जाएगा कि कितना इसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की जरूरत हो सकती है। ठीक है। दूसरा है कि असेसमेंट ऑफ ग्रॉस टोटल वर्किंग कैपिटल, है ना। ये भी हम लोग देखेंगे कि उसका टोटल वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का के आधार पे भी हम लोग देखेंगे उसमें। दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अदर करेंट असेट्स। इन्वेंट्री उसके पास कितना है, रॉ मटेरियल का क्या स्टेटस है उसका, है ना। ट्रेड रिसीवेबल्स, जो उसे पैसे प्राप्त होने हैं, वो किस प्रकार से है, अदर करेंट असेट्स का क्या कहानी है। तो ये सब चीज को देखते हुए हम इसके आधार पे, किसके आधार पे, असेसमेंट ऑफ ग्रॉस और टोटल वर्किंग कैपिटल के आधार पे उसे हम क्या करते हैं, असेस करते हैं कि कुछ कितना बैंक फाइनेंस उसे देना है। देखिए, इसका जो कैलकुलेशन है हम अभी करेंगे, ये हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या क्या है जिसके आधार पे ध्यान रखना पड़ता है, जिसके आधार पे हम वर्किंग कैपिटल जो उसको फाइनेंस करना है उसे हम असेस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, अब सोर्स क्या क्या हो सकता है, सोर्स मींस क्या हो गया, कहां कहां से वर्किंग कैपिटल वो मतलब ला सकता है बिजनेस में, कहां कहां से वर्किंग कैपिटल का जुगाड़ कर सकता है, उसके लिए सोर्स क्या है। एक तो है कि आपका ऑनर्स ऑन फंड, है ना।
एक तो खुद का पैसा वो लगाएगा, है ना, जो बिजनेस शुरू किया है उसका खुद का पैसा क्या है, फिक्स असेट है ना, या लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो बैंक से लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, उससे कुछ वो पूरा कर सकता है ना। जिसे नेट वर्किंग कैपिटल भी आप कह सकते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है करेंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, एक तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल निकल गया। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेस माइनस लॉन्ग टर्म यूजेज, ये भी आपका करंट असेट निकलता है यहां से, ठीक है। तो इसमें जो कह रहा है कि खुद का पैसा एक लाएगा, है ना, लॉन्ग टर्म सोर्सेस माइनस लॉन्ग टर्म यूजेज, एक उस रूप में भी ये कर सकता है। ये समझ में आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि खुद का पैसा वो लगाएगा। दूसरा है कि उसे कहां से, सप्लायर्स क्रेडिट, कि जो जहां से रॉ मटेरियल्स ला रहा है वहीं से क्या है कि उसे क्रेडिट प्राप्त हो जाए, एक तो वहां से क्रेडिट मिलेगा उसको, ये भी इसका क्या है, आपका वर्किंग कैपिटल को पूरा कर सकता है। अदर करंट लायबिलिटी, है ना, अदर करंट लायबिलिटी मींस क्या हो गया कि जो वर्कर है उसे भी मान लीजिए कि वेजेस देना है, थोड़ा दिन के बाद वो देगा वेज, तो वहां से भी एडजस्टमेंट कर सकता है। तो इस तरह से अदर करंट लायबिलिटी भी इसका क्या है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है कुछ हद तक। और नहीं तो बैंक फाइनेंस, बैंक से भी जरूरत, बैंक से वो फाइनेंस ले सकता है, तो बैंक फाइनेंस दिस कैन बी बेस्ड ऑन द फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, ना फंड बेस्ड ले सकता है, नॉन फंड बेस्ड ले सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो बैंक से भी फाइनेंस ले सकता है, तो ये क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को यहां से भी वो पूरा कर सकता है बैंक फाइनेंस से। या तो अगला ऑप्शन ये भी है कि फैक्टरिंग के थ्रू भी वो ले सकता है। फैक्टरिंग क्या होता है हम आगे समझेंगे, लेकिन फैक्टरिंग के थ्रू भी वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, वर्किंग कैपिटल को। ट्रेड सिस्टम के थ्रू भी कर सकता है, कॉमर्शियल पेपर के थ्रू भी कर सकता है। ये सारी चीजों को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली आपको यहां से आएगा एक कि इसमें कौन से है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के सोर्स नहीं है। तो कौन कौन से हैं, जो भी लायबिलिटी साइड होते हैं वो सारे इसके हैं। इसमें फैक्टरिंग याद रखिए, बैंक फाइनेंस याद रखिए, ट्रेड से याद रखिए, कॉमर्शियल पेपर, इसके थ्रू भी वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसे हम डिटेल में समझेंगे। देखिए ये बैंक फाइनेंस तो हमें पढ़ना ही है, बहुत अच्छे ढंग से इसका कैलकुलेशन करना है कि कितना हमें वर्किंग कैपिटल देना है। फैक्टरिंग भी हम पढ़ेंगे, ट्रेड्स भी पढ़ेंगे और कॉमर्शियल पेपर भी हम पढ़ने वाले आगे। लेकिन ये याद रखिए कि ये सब सोर्स है जहां से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था वो यही समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम लोग आगे टॉपिक्स देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके, है ना, कमेंट करिए कि किस प्रकार आपको लगा, कौन सा टॉपिक अच्छा लग रहा है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। और यदि आप चैनल में हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।